नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हूं जो माननीय मोदी जी हर जगह स्टेटमेंट देके पूरे देश को मैसेजिंग कर रहे हैं। जैसे देखा, उन्होंने तेलंगाना में एक मीटिंग को संबोधित करके जिस प्रकार से राहुल गांधी पे आरोप लगाया कि वो अडानी अंबानी को गाली नहीं दे रहे और अडानी अंबानी की चोरी की कमाई का बोरों से भर भर के पैसा उनको मिला है। अगर माननीय मोदी जी ये मानते हैं कि अडानी अंबानी के बाद चोरी का बोरों में भरा भरा पैसा है, तो महाराज माननीय मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश में आपकी सरकार है। आप छोटे छोटे मुद्दों पर तो ईडी की रेड करा देते हैं, सीबीआई इनकम टैक्स की रेड करा देते हैं, और अगर आपका सूचना तंत्र इतना ज्यादा अशक्त हो गया है कि उसको नहीं पता है कि अडानी अंबानी जी जो देश के प्रतिष्ठित उद्योगपति तो हैं, हम कभी नहीं कहते कि वो देश के उद्योगपति नहीं हैं, प्रतिष्ठित नहीं हैं। देश में अंबानी जी ने तो कम से कम लाखों लोगों को नौकरी दी है, अडानी जी ने नहीं दी है। अडानी जी क्योंकि आपके अभिन्न मित्र हैं, लेकिन ये लोग देश के पूंजीपति हैं और इन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को नौकरियां दी हैं। उन्हें चोर लुटेरा कहना है माननीय मोदी जी, इसका मतलब यह है कि माननीय मोदी जी का बहुत लोगों ने तो साथ छोड़ दिया है, अब देश के पूंजीपतियों ने भी साथ छोड़ दिया है। विदेशी प्रेस तो उनकी आलोचना करता ही था कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी जब वो हिंदुस्तान G20 में आए, उन्हें यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की अनुमति नहीं दी गई और विदेश जाके माननीय मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ हुआ। जब विदेश जाते हैं माननीय मोदी जी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, जबकि विदेश की नीति है कि वहां पे जब भी कोई डिग्नेटरी आता है तो मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, बताता है क्या क्या डिस्कस हुआ, क्या क्या हुआ। और अभी तक की परंपरा यह है कि देश के अंदर भी आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और बताता है क्या क्या डील हुई, क्या क्या हुआ, देश का हित कैसे साधा गया। माननीय मोदी जी ने 10 साल में नहीं किया। पाकिस्तान जो हमारा धुर विरोधी है, वह माननीय मोदी जी जाके बिरयानी खाया है, बिना बुलाए जाके खाया है। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट से पंगा लेते हैं जो कि हिंदुस्तान के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। जब अमेरिका जाते हैं, वहां की एक प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट मोदी जी से प्रश्न पूछती है तो वहां भी वो असहज हो जाते हैं और केवल 2 प्रश्न लेते हैं। वो कनाडा से पंगा लेते हैं, कनाडा जबकि हमारा पुराना दोस्त है और लाखों लोग हिंदुस्तानी कनाडा में जाके नौकरियां करते हैं। चीन से तो चलिए पंगेबाजी हमारी बहुत पुरानी है, 1962 की है, लेकिन चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाते हैं, उनको चाय पिलाते हैं। और जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं उनसे पंगेबाजी होती है, अमेरिका से होती है। वो कहता है कि हमारे किसी नागरिक को मारने का प्रयास हुआ, कनाडा कहता है हमारे किसी सिटीजन को यहां आके मारा गया। वो एक मुद्दे हैं, क्या है क्या नहीं वो एक अलग है, लेकिन विपक्षियों को अपना दुश्मन समझना, जो भी आपको अच्छी राय दे उसको अपना दुश्मन समझना, और उसके बाद जिन बड़े बड़े 2 पूंजीपतियों को आपने पाला पोसा, क्योंकि भारतवर्ष ने देखा पिछले 10 साल के अंदर बाकी लोग तो गरीब हो गए, मध्यम वर्ग बिलो पॉवर्टी लाइन में चला गया, बिलो पॉवर्टी लाइन 5 किलो अनाज की लाइन में चला गया, मिडिल क्लास जो है वो लोअर मिडिल क्लास में चला गया, हाँ अपर इनकम ग्रुप बहुत हायर इनकम ग्रुप पे चला गया। ये पिछले 10 साल के अंदर हुआ। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? इसलिए हुआ कि 6-7% लोग देश में शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड हैं, और शेयर मार्केट में जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, उनके पब्लिक इश्यूज हैं, उनके शेयर मार्केट में शेयर्स हैं, उनमें कई गुने बढ़ोतरी हुई तो प्रोमोटर्स भी करोड़पति बन गए, और जो निवेशित लोग थे उसमें वो भी करोड़पति अरबपति बन गए। लेकिन गरीब आदमी जो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं था, वो गरीब बन गया, बल्कि और गरीब हो गया। तो पिछले 10 साल में तो आपने केवल अडानी जी का और अंबानी जी का फायदा पहुंचाया। अब क्या आपका पंगा अंबानी अडानी से भी हो गया है? क्योंकि जिस प्रकार से आपने कहा कि अंबानी अडानी के बेईमानी के पैसे का बोरी भर भर के
राहुल गांधी के पास पहुंच गए इसलिए वो गाली नहीं कर रहे। गाली तो किसी को नहीं देना चाहिए, केवल ये कहना चाहिए कि ये जो पूंजीपतियों और राजनीतिज्ञों का गठजोड़ है, इसको तोड़ने की आवश्यकता है। और जो बहुत ज्यादा फिल्दी रिच हो गए हैं, उनकी रिचनेस थोड़ी कम करके उनका धन वितरण मध्यम वर्ग और अल्प मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग में बांटा जाना चाहिए। यही केवल एक मुद्दा है। यह मुद्दा है कि जहां आप 15-16 लाख करोड़ के ऋण माफ कर देते हैं पूंजीपतियों के, अल्ट्रा रिच के, कॉर्पोरेट टैक्स को कम करके उनको 1.5 लाख करोड़ साल का फायदा देते हैं, लेकिन आप किसान का ऋण नहीं माफ करते, आप गरीब आदमी का छोटा रिटेल लोन नहीं माफ करते, आप बच्चों के एजुकेशनल लोन माफ नहीं करते। लेकिन जब अंबानी के और अडानी के और उनके बड़े बड़े पूंजीपतियों के ऋण माफ करने की स्थिति आती है, तो आप पंगा लेते हैं, आप उन्हें ऋण माफ कर देते हैं। अब एक तरफ जी ग्रुप के जो हैं मालिक, उन्होंने भी एक प्रकार का संकेतक दिया कि अब वो दूरी ले रहे हैं सत्ता पक्ष से। हर्ष गोयनका जो आरपी गोयनका परिवार के हैं, बजाज परिवार तो पहले भी कई बार कह चुका है, तो बजाज परिवार भी ये समझ रहा है शायद कि सत्ता परिवर्तन होने वाला है। गोयनका परिवार भी समझ रहा है कि सत्ता परिवर्तन होने वाला है। इसलिए गोयनका परिवार के सूत्रों ने बताया कि आज के तारीख में शेयर मार्केट में एक बहुत बड़ा बबल क्रिएट कर दिया गया है, शेयर मार्केट को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा दिया गया है। और जिस प्रकार से हर्षद मेहता और केतन पारीक के केसेस हुए थे, उसी प्रकार का बबल आज की तारीख में क्रिएटेड है, जो कभी भी गिर सकता है। और बड़े लोग तो निकल जाएंगे क्योंकि उन्हें मार्केट में बैठे रहते हैं, आइडिया रहता है पूंजीपतियों को नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो तो बेच के निकल जाएंगे। जो गरीब आदमी उसको खरीदेगा वो जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। अडानी अंबानी को इस प्रकार से संबोधित करना, जबकि किसान वर्ग आपके खिलाफ है, अग्निवीर आपके खिलाफ हैं, आंगनवाड़ी वर्कर आपके खिलाफ हैं, ट्रक ड्राइवर्स आपके खिलाफ हैं, क्योंकि आप कानून लाते हैं बिना सोचे समझे वापस लाते हैं, फिर वो आंदोलन करते हैं तो वापस ले लेते हैं। तो हमें लगता है, पूरे देश को लगता है कि आपके पास वही 5-6% लोग हैं जिन्होंने पिछले 10 साल में सारी सुविधाओं का उपयोग किया है और जिनकी आमदनी कई गुने बढ़ गई। अब आप उन्हें भी अपशब्द कहने लगे, अब आप उन्हें भी धोखेबाज कहने लगे और बेईमान कहने लगे। तो क्या ये बौखलाहट है? अच्छा, ये बात आप कहां कह रहे हैं, किस स्टेट में कह रहे हैं? आप ये तेलंगाना में कह रहे हैं। तेलंगाना आज की तारीख में किस वजह से न्यूज पे है? वो अडानी अंबानी की वजह से तो है नहीं, वो प्रोज्वल रवन्ना की वजह से है। आप पहले भी गए थे, आपने पहले भी हासन के अंदर प्रोज्वल रवन्ना की पीठ थपथपाई थी, उन्हें शुभकामनाएं दी थी, आशीर्वाद दिया था, कहा था कि अगर प्रोज्वल रवन्ना को वोट दोगे तो मुझे वोट मिलेगा। और प्रोज्वल रवन्ना और उनके पिता जिस प्रकार के सेक्स स्कैंडल में इन्वॉल्व पाए गए हैं, तो माननीय मोदी जी, आपको तो कर्नाटका जाना नहीं चाहिए था। आपको तो अगर कर्नाटका जाना था तो इस बात का जवाब देना था कि प्रोज्वल रवन्ना की आपने कन्वेंसिंग क्यों की थी। क्योंकि जब आपको लोग देखेंगे तो उन्हें याद आएगा कि आप ही थे जिनका वो इतना सम्मान करते थे और देश का प्रधानमंत्री बनाया था। 26 में से 25 सीटें आपको दी थी और आपके सहयोगी दल के ऐसे व्यक्ति के साथ आपने सहयोग लिया और किया जो इतने बड़े विश्व के सबसे बड़े स्कैंडल का सूत्रधार है। और इस आदमी जो कि प्रोज्वल रवन्ना है, इसके पिता एस.डी. रवन्ना साहब पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। प्रोज्वल रवन्ना तो चलिए अभी जर्मनी में सैर कर रहे हैं और भारत की प्रतिष्ठा को पूरे जर्मनी में बर्बाद करने का ठेका उन्होंने ले लिया है। और आप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री प्रोज्वल रवन्ना को अपने देश में वापस नहीं बुलवा सकते, उन्हें एसआईटी के सामने पेश नहीं कर सकते जिससे कि वो अपनी सफाई दें और देश को पता चले कि क्या ये आदमी इतना बड़ा सेक्स क्रिमिनल है या इस पे बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। और आप आज के तारीख में जब देश की गरीब और मध्यम वर्ग जनता आपके खिलाफ हो गई है, आप अडानी अंबानी को राहुल गांधी के संपर्क में बता रहे हैं, जबकि सबने देखा है किस प्रकार से अडानी जी के साथ आप प्राइवेट प्लेन में घूमते थे और किस प्रकार से एक तो होता है डॉक्यूमेंटल एविडेंस, एक होता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। और जिस प्रकार से उनके गोडाउन्स बन गए हरियाणा के अंदर, जिस प्रकार से किसान बिल लाया गया, जिस प्रकार किसानों की संपत्ति को लूटने का प्रयास हुआ,
सारी की सारी संपत्ति अडानी अंबानी को देने का प्रयास हुआ। तो ये अब आप इलेक्शन के आखिरी समय में आकर अगर ये समझते हैं कि आपके एक भाषण से देश की जनता ये समझेगी कि आप गरीब जनता के साथ है और अडानी अंबानी के साथ राहुल गांधी है, तो माननीय मोदी जी आप गलतफहमी में हैं। जनता तक तो ये बात जा चुकी है। अब देश की जनता के बीच तक मैसेज क्या जा चुका है, तीसरे चरण तक लोगों को क्या पता है कि वास्तविकता में राजनीतिक पटल पे हो क्या रहा है। अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जो अपोजिशन के समर्थक थे वो कह रहे थे अपोजिशन जीत रही है। चलिए हम लोग तो विश्लेषक हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं, उनके आधार पे अपने निष्कर्ष निकालते हैं। लेकिन जो लोग राजनीतिज्ञ हैं वो तो जमीनी धरातल पे रहते हैं, उन तो जनता के संपर्क में रहते हैं। हाँ, वो लोग ऐसे लोग जो प्रवक्ता बन गए थे, जिनका राजनीतिक धरातल से कोई लेना देना नहीं था, जैसे रोहन गुप्ता थे, गौरव वल्लभ थे, राधिका खेड़ा थी, और आप इतरा रहे हैं कि ऐसे कांग्रेस के बड़े बड़े प्रवक्ता हमारे पास आ गए। ये अच्छा बोलते होंगे, अच्छी अंग्रेजी बोलते होंगे, अच्छा पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे, लेकिन इनका कोई जमीनी संपर्क नहीं है। इसलिए नहीं है कि गौरव वल्लभ झारखंड में इलेक्शन लड़े थे, जमानत जब्त हो गई थी, उदयपुर से लड़े थे, हार गए थे। राधिका खेड़ा कभी चुनाव लड़ी नहीं, और रोहन गुप्ता को टिकट मिला था, उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में चले गए। लेकिन हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से 3 निर्दलीय विधायकों ने, जिन्होंने पौने 5 साल तक पिछले भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था, उन्होंने अचानक भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस ले लिया और कांग्रेस के समर्थन में खड़े हो गए। जननायक जनता पार्टी जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, जिनके 10 विधायक हैं, उन्होंने भी पहले अपना जो समर्थन था वापस ले लिया। अब आप जरा कल्पना कीजिए, जो इंडिपेंडेंट विधायक होते हैं, जब पिछला इलेक्शन हुआ था विधानसभा का हरियाणा का, उस समय मुख्यमंत्री तो थी वो कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी की और जजपा की थी, जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला की। इतने 3 दिग्गजों के बीच की लड़ाई में जो इंडिपेंडेंट जीत के आए, उनकी जमीनी पकड़ तो होगी, ये तो माना जा सकता है, तीनों को हरा के जीत के आए। और उस समय जबकि एक त्रिशंकु विधानसभा बनी थी हरियाणा के अंदर, अगर जजपा और इंडिपेंडेंट कांग्रेस के साथ चले गए होते, उनकी सरकार बनती, थिन मेजोरिटी की बनती, लेकिन बीजेपी के 40 थे, कांग्रेस के 30 थे, वो बीजेपी के साथ गए, बीजेपी की सरकार बनी। मनोहर लाल खट्टर जी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, बाद में सैनी साहब को लगा दिया गया और खट्टर साहब को एमपी का टिकट देके करनाल से इलेक्शन लड़ा दिया गया। लेकिन 3 इंडिपेंडेंट का समर्थन वापस लेना और जजपा का समर्थन वापस लेना, ये क्या इंगित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं को ये मैसेजिंग हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा मुसीबत में है। और आज जब माननीय मोदी जी के इस अडानी अंबानी के ऊपर के स्टेटमेंट को लोग सुनेंगे, तो उनको पता चलेगा कि बौखलाहट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और जिस प्रकार से प्रथम द्वितीय और तृतीय चरण में वोटिंग हुई है, और जिस प्रकार से पता चला है कि जो लोग इंडिया गठबंधन के समर्थक हैं, जो लोकतंत्र और संविधान को बचाना चाहते हैं, उन्होंने तो लाइन में लग के धूप में वोट दिया है, और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने घर से निकलना स्वीकार नहीं किया है। जिस प्रकार की सूचना मिली है कि गुजरात के अंदर छत्राणियों ने और छत्री समाज ने, राजपूत समाज ने जिस प्रकार के प्रण लिए थे कि एक एक वोट जाएंगे, डालेंगे, बूथ को मैनेज करेंगे, बूथ वर्कर बनेंगे और बीजेपी को नहीं जीतने देंगे, और हर राजपूत 10-10 लोगों को कन्विंस करेगा कि बीजेपी के अगेंस्ट वोट करे, उन्होंने गुजरात में ऐसा कर दिया है। वेस्टर्न यूपी में भी किया है और गुजरात में भी कर दिया, राजस्थान में भी कर दिया है। अब ईस्टर्न यूपी के इलेक्शन है, सेंट्रल यूपी के हैं, जहां राजपूतों का अपना एक प्रभाव क्षेत्र है, और जिस प्रकार से धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट जौनपुर में काटा गया है, सुना है बड़े मंत्री के आदेश पे बीएसपी ने यह निर्णय लिया है। तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी परेशानियों को बढ़ा रहे हैं। जो आपके सबसे समर्थक, बड़े समर्थक वर्ग हैं, वो द्वेलित हैं, जाट वर्ग है, राजपूत वर्ग है, ये तो आपके पक्के समर्थक थे, ये आपके अगेंस्ट है। बाकी तो वैसे ही आपके अगेंस्ट थे, लेकिन जो आपके सपोर्ट में थे उनको भी आप रुष्ट कर रहे हैं।
और अडानी अंबानी को भी रुष्ट कर रहे हैं। तो अडानी अंबानी जिन्होंने चुनावी बॉन्ड में आपको हजारों करोड़ रुपए दिया है और वैसे भी चंदा दिया है और राहुल गांधी की छवि को 2013 से बिगाड़ा है, बिगाड़ने में मदद की है, सारे टेलीविजन मीडिया उनके पास है, या तो अडानी जी के पास है या अंबानी जी के पास है। और उन्हीं मीडिया की वजह से माननीय मोदी जी आपकी देश के अंदर एक छवि बनी हुई है, राहुल गांधी की छवि को उन लोगों ने गिराया है और आपकी छवि को बढ़ाया है। तो मुझे ये बात सोचने में, मैं समझने में असमर्थ हूं माननीय मोदी जी, कि आपने अडानी अंबानी को चैलेंज क्यों कर दिया और ये कैसे कह दिया है कि बेईमानी की आमदनी, लूट की आमदनी उन लोगों ने राहुल गांधी तक क्या पहुंचा दी है, इसका बने उनके पास क्या लूट की आमदनी है। मैं तो ऐसा नहीं मानता। देश के पूंजीपति हैं, आपके समर्थन से कद उनका बढ़ा होगा, पैसे उनके बढ़े होंगे, लेकिन बेईमानी का पैसा होगा, ये आप आरोप लगा रहे हैं। और आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो देश के प्रधानमंत्री आरोप क्यों लगा रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप अरविंद केजरीवाल पे तो कर देते हैं, अनिल देशमुख पे तो कर देते हैं, संजय राउत पे तो कर देते हैं, मनीष सिसोदिया पे तो कर देते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि अडानी अंबानी के पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उन्होंने राहुल गांधी से कोई डील कर ली है और बहुत सारे उन तक पहुंचे, पैसे पहुंचा दिए हैं, तो मानिए ईडी को आदेश कीजिए और ईडी कल जाके मुकेश अंबानी साहब को और गौतम अडानी साहब को अरेस्ट करे, कस्टडी में ले, अगर आपको लगता है वो बेईमान है तो। और अगर बेईमान नहीं है तो इस प्रकार के देश के पूंजीपतियों पे सेबी अगर कार्रवाई नहीं करती है, आरओसी नहीं करती है, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स नहीं करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं करती है, और आपके मातहत डिपार्टमेंट कुछ नहीं कहते, ईडी नहीं करती है, सीबीआई नहीं करती है, और आप कह रहे हैं बेईमानी का पैसा, इसका माने वो लोग पूंजीपति नहीं है, चोर है। तो ये कुछ लगा मुझे ऐसा कि कुछ ऐसी बात आपने बोल दी जो देश की जनता को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश की घटना, कर्नाटका में प्रोजल रमन्ना के खिलाफ न बोलना और अडानी अंबानी को इस प्रकार से संबोधित करना और उनको आरोपित करना देश के उस व्यक्ति द्वारा जो सर्वोच्च स्थान पे बैठा है, जिसके एक इशारे पे ईडी सीबीआई काम करती है। तो माननीय अमित शाह जी से कहिए अडानी अंबानी की कार्रवाई करें, उनकी इंक्वायरी करें। अगर राहुल गांधी से उनकी कोई डील हुई है, अगर कोई बेईमानी का पैसा पहुंचाया गया है, तो अडानी अंबानी जी पे ईडी उसी प्रकार से कार्रवाई करे जैसे छोटे छोटे पूंजीपतियों पे करती है। तो मामला कुछ हड़बड़ाहट का लग रहा है, तीसरे चरण तक बीजेपी को ये लग गया है कि वो हार रही है, इसलिए मुझे लग रहा है हड़बड़ाहट में और परेशानी में इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। तो जरा पुनर्विचार कीजिएगा मोदी जी, सोचिएगा आप क्या बोल रहे हैं, उसका मतलब क्या है, उसकी क्या मैसेजिंग है। और आगे से मेरा निवेदन है कि जब बोलिएगा तो सोच समझ के बोलिएगा, वरना जनता वैसे कम सुनती है आजकल, पहले ज्यादा सुनती थी, लेकिन जब सुनती है तो सोशल मीडिया के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यही आपसे निवेदन है, आप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 5 जून तक तो है ही, तब तक जो बोलें सोच समझ के बोलें, जिससे देश की जनता में कोई गलत संदेश ना जाए। प्रणाम, धन्यवाद और आभार।